दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। खबरों में आपने देखा ही होगा कि 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और ये हैं आपके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि फाइनेंस कमीशन की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। आज हम फाइनेंस कमीशन को देखेंगे, वित्त आयोग को देखेंगे, साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट जो 15वीं रिपोर्ट है, जो 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसकी रिपोर्ट, क्योंकि जो 16वां फाइनेंस कमीशन है इसकी रिपोर्ट आएगी 2025 में। ठीक है, तो फिलहाल में हमारी काम की बात यही है, काम की जो रिपोर्ट है 15वीं है। ठीक है, देखते हैं कि 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब अध्यक्ष हैं, जिनकी फोटो आपने देख ली है। ठीक है, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इस रिपोर्ट की बात की जाए तो 16 वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इसकी जो रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक प्रकाशित की जाएगी। मतलब कि ये सरकार को रिपोर्ट कब तक मिलेगी? 31 अक्टूबर 2025 तक मिल जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसकी स्थापना होती है आर्टिकल 280 के तहत। उसका जो स्ट्रक्चर होता है 1+4 होता है, मतलब कि एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। संरचना देख ली तो अध्यक्ष जो है वो है अरविंद पनगड़िया साहब, और जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो है ए एन झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, और अंशकालिक सदस्य हैं सौम्य कांति घोष। ये 4 मेंबर हैं और ये इसके हेड हैं। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन की बात कर लें तो आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। किस लिए? जो संघ सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच में जो राजस्व है उसके आवंटन के लिए। ठीक है, एक ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, जिसका भी उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया जाता है, संविधान में किया जाता है, वो एक संवैधानिक बॉडी होती है। ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसको बंटवारे के लिए इसकी स्थापना की गई है आर्टिकल 280 के तहत, और एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले स्थापना हुई थी 1951 में। तब इसके हेड थे के सी न्योगी। ये भी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है प्राय। ठीक है, और जो 15वां वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन 15वां, इसके हेड थे एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये इस तरह से। भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद और उसके बाद हर 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति को भारत के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना था। मतलब कि संविधान में कहा गया था कि संविधान जैसे ही लागू होगा उसके 2 वर्ष के भीतर एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, 1950 में संविधान लागू होता है, 1951 में फाइनेंस कमीशन गठन कर दिया जाता है और उसके बाद में हर 5 वर्ष के बाद किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 वर्ष समाप्त होने से पहले भी फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। ठीक है, तो गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कब करेगा? 5 वर्ष के उपरांत। हालांकि उससे पहले भी कर सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसके कुछ कार्य देख लेते हैं। आखिर में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो उसके पहले हमने आपको बता दिया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में जो रेवेन्यू होता है ना, उसका बंटवारा किया जाता है। देखिए, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण जो उनके बीच विभाजित किया जाना है या हो सकता है, ऐसी आय के संबंधित शेयरों का राज्यों में आवंटन। पता नहीं इस भाषा में क्या कहा गया, इसका सीधा मतलब ये है जो कि करों के माध्यम से, गैर करों के माध्यम से, यानी कि टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स के माध्यम से जो भी रेवेन्यू, जो राजस्व इकट्ठा होता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बांटा जाता है। ये बांटने की जो अनुशंसा कौन करता है? वो फाइनेंस कमीशन करता है कि इतना इतना बांटना चाहिए शेयर। जैसे कि जो आपका 15वां फाइनेंस कमीशन था जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसी की रिपोर्ट थी, वो अभी चल रही है। तो उसने कहा था कि 41% शेयर स्टेट का होना चाहिए, स्टेट का। ठीक है, और लगभग उतना ही दे दिया जाता है, सरकार उतना ही दे देती है। आमतौर पर सरकार इसकी रिपोर्ट को मान लेती है, हालांकि सलाहकारी होती है। दूसरा है वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने चाहिए। मतलब राज्यों को किस प्रकार से सहायता देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और जो भारत की जो संचित निधि है, इससे सहायता कैसे करनी चाहिए, वो रूल बनाता है फाइनेंस कमीशन। ठीक, तीसरा देखिए, सुदृढ़ वित्त हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई मामला। राष्ट्रपति ने कोई ऐसा मामला दे दिया है, ठीक है, कोई भी ऐसा मामला दे दिया है जो राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, जिससे कि हमारा जो फाइनेंस के फील्ड की बात करें उसमें देश अच्छा करता है। ठीक है, मतलब कि हम वित्त की सुदृढ़ करने में, ठीक है, मजबूत करने में राष्ट्रपति कोई आयोग को कोई काम दे रहा है, वो वाला। ठीक है, अगला है आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी शक्तियां रखेगा जो संसद कानून द्वारा उसे प्रदान करेगी। संसद कानून के माध्यम से आयोग को कई सारी शक्तियां देता है ताकि आयोग अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, अभी कुछ शक्तियां दी गई हैं, वो देखने को मिलेगा।
यानी कि इसको जो अब दीवानी न्यायालय होता है ना, दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब समन भेज सकता है किसी को, ठीक है, किसी को प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकता है, देख सकता है, ये सारी शक्तियाँ होती हैं। नोट देख लो, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है 280 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिफारिशों से संबंधित देख लीजिए। राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिश और उसके व्याख्यात्मक ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होता है। जो भी फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देगा वो राष्ट्रपति संसद के दोनों पटलों पर रखवाएगा, ठीक है। गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कब करता है? 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष के बाद करता है, हालांकि उससे पहले भी कर सकता है, ठीक है। अब संरचना हमने बताया था ऑलरेडी आपको, इसकी संरचना क्या होती है। जो संरचना होती है, अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं 1+4 का, ठीक है, याद रखना 1+4 होती है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में। अध्यक्ष आयोग का प्रमुख और गतिविधियों की अध्यक्षता करता है। उन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, मतलब कि अध्यक्ष वो हो जो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी हो, ठीक है। 4 सदस्य होंगे। संसद कानूनी तौर पर आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन तरीकों निर्धारित करती है। संसद नहीं, संसद, ठीक है। मतलब कि योग्यता क्या होगी, ठीक है, उनके चयन के तरीके क्या होंगे, ये सब कौन तय करता है? पार्लियामेंट तय करती है भारत की, ठीक है। आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेंगे सदस्य, उनकी योग्यताएं देख लीजिए। पहला, चारों सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होना चाहिए या वित्त में जानकार होना चाहिए, वित्तीय मामलों में अनुभवी होना चाहिए और प्रशासन में होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र का ज्ञाता। मतलब क्या है? मतलब है या तो हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, जो भी 4 मेंबर हैं इसके, या तो हाई कोर्ट का कोई जज हो, ठीक है, या फिर फाइनेंस के मामले में खूब अच्छा जानकारी हो, या फिर अर्थशास्त्र के बारे में खूब अच्छी जानकारी हो, या फिर वित्तीय मामले हैं, या फिर प्रशासनिक जानकारी। इनमें से कोई एक जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए, तो वो मेंबर बनने की योग्यता रखता है, पात्रता रखता है, ठीक है। सभी नियुक्तियां देश के राष्ट्रपति करते हैं। अब आपसे पूछा जाए नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। सदस्यों की अयोग्यता का आधार क्या है? यदि हित टकराव हो तो उसे विकृत दिमाग का किसी घृणित कार्य में शामिल, मतलब देखो उसका दिमाग विकृत हो, नहीं पागल दिवालिया हो जाए, किसी गलत कार्य में पाया जाए तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है वित्त आयोग के सदस्य के कार्यालय का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और कुछ मामलों में सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, जो इसकी टेन्योर की बात करें, कार्यकाल कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। हालांकि एक वित्त आयोग का कोई सदस्य है, अगला वित्त आयोग जब गठन किया जाएगा तो उसका भी सदस्य हो सकता है, कोई मना ही नहीं है, बस ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें एक मेंबर हैं जो 15वें वित्त आयोग के ऑलरेडी सदस्य थे, वो इसके भी सदस्य, उनका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुसार आयोग के अंशकालिक सेवा देंगे, मतलब कि जो राष्ट्रपति तय करेगा उसी के अनुसार ये सेवा देते हैं, ठीक है। वेतन संसद तय करती है, ठीक है। अब कार्य आपने ऑलरेडी देख लिए थे, वही कार्य यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। पहला, शुद्ध कर आय वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित किया जाएगा और आवंटन राज्यों के बीच किया जाएगा। मतलब पहले केंद्र और राज्यों के बीच में आवंटन किया जाएगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच में आवंटन किया जाएगा, फिर बहुत सारे जो स्टेट हैं उनके बीच में किस आधार पर किया जाएगा, उनमें किया जाएगा, ठीक है। अगला है भारत की संचित निधि से केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को बनाएगा, ठीक है। ओके, राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें दी गई हैं, क्योंकि राज्य हैं अपने अपने, उनके भी वित्त आयोग होते हैं। उन्होंने सिफारिश दी है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए जो भी कदम उठाने जाएंगे वो किया जाएगा। कोई ऐसा मामला जिससे कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और राष्ट्रपति ऐसा मामला उसको दे रहा है, वो देखेगा, ठीक है। आयोग केंद्र और राज्यों द्वारा विभाज्य करों को साझा करने का आधार राज्यों को हर 5 वर्ष में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का निर्माण करेगा। मतलब कि जैसे सहायता कैसे की जा सकती है, वही राष्ट्रपति वाला मामला आ गया इसमें भी, ठीक है। और वही है कि जो भी रिपोर्ट होगी वो सदन में रखेगा राष्ट्रपति, ठीक है। ये समेकित निधि वाला आ गया फिर से पॉइंट। फाइनेंस कमीशन के पास अपने गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। मतलब कि कार्य कर सके सुचारूपूर्वक, तो उसके लिए शक्तियां दी गई। क्या शक्तियां दी गई? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं, मतलब ये गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है, ठीक है। अब हमने कहा केंद्र के स्तर पर वित्त आयोग होता है, इसी प्रकार हर एक राज्यों के अपने अपने वित्त आयोग होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो उनकी जो आपकी जो नगर पालिकाएं होती हैं और पंचायतें होती हैं उनके बारे में मामले देखते हैं।
तो राज्य वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति देख लो। अनुच्छेद 280 के तहत 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद स्थापित एक संवैधानिक निकाय। देखो राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल 280 के ही अंतर्गत इन चीजों को देखा जाता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये जोड़े गए थे। नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। हर 5 साल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत इसकी नियुक्ति होती है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति 243 आई के तहत होती है, क्योंकि इसमें पंचायतों की बात की गई। अब पंचायत वाला फैक्टर जो जोड़ा गया है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कार्य क्या होते हैं, यह राज्य स्तर पर वित्त आयोग के सभी कार्य करता है। मतलब पंचायती राज और नगर पालिकाओं को राजनिधि वितरित करना शामिल है। ठीक है, आसान सी बात है, जैसे सेंट्रल स्टेट में होता है वही यहाँ तो। अब वित्त आयोग की कभी आलोचना की जाती है, क्यों? कहते हैं सलाहकारी प्रकृति है। मतलब सरकार पर जो रिपोर्ट सरकार को देती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। सरकार चाहे तो मानेगी, नहीं चाहेगी नहीं मानेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार आमतौर पर इसकी रिपोर्ट को मान लेती है। हूबहू ना मान ले, लेकिन 90% से ज़्यादा मान ही लेती है। हालांकि आयोग की सिफारिशों को ठुकराने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इसकी सिफारिशों को अनदेखी कर रही है, ठुकरा रही है, तो सरकार को ठोस कारण देना पड़ता है संसद में, क्योंकि ये रिपोर्ट संसद में रखी जाती है और संसद में कारण देना पड़ता है कि आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं मानी। ठीक है, तो आमतौर पर सरकारें मान लेती हैं। एक ही लिस्ट देख सकते हैं आप, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हैं कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आ जाता है। पहले वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे केसी न्योगी। इसकी गठन जो किया गया 1951 में किया गया। ठीक है, दूसरा जो वित्त आयोग था के संथानम थे, 1956 में गठन किया गया। तीसरा वित्त आयोग ए के चंदा थे, 1960 में गठन किया गया। ठीक है, चौथा जो था पीवी राजमन्नार थे, 1964 में। पांचवा महावीर त्यागी, 1968। छठा ब्रह्मानंद रेड्डी, 1972। सातवां जे.एम. सेलाठ, 1970। आठवां वाई.बी. चौहान, 1982। नौवां एन.के.पी. साल्वे, 1987। 10वां केशी पंत, 1992। ठीक है, 11वां ए.एम. खुसरो, 1998। 12वां डॉक्टर सी रंगराजन, 2002। 13वां डॉक्टर विजय केलकर, 2007। 14वां वाई.बी. रेड्डी। ठीक है, 15वां एन.के. सिंह, 2017। 16वां अरविंद पनगड़िया, 2024। आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है इसमें से पहला केशी न्योगी, 1951। ठीक है, आपको दूसरा याद रखना है के संथानम, 1956। इसके अलावा आपको अब ये याद रखना है यहाँ से 12वां। ठीक है, 12वां रखना है डॉक्टर सी रंगराजन। 13वां रखना है डॉक्टर विजय केलकर। 14वां वाई.बी. रेड्डी। और आपको 15वां और 16वां। 15वां तो पता ही है एन के सिंह, 16वां पता है अरविंद पनगड़िया, क्योंकि तीनों मैच करने के लिए दे देता है। ठीक है, डेट दे देगा, एक वो दे देगा, मिलाओ, ऐसे करता है। अब कुछ चीज़ें बची हैं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट देख लें, क्योंकि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तो हमारे पास 2025 में आएगी, 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो तब तक इसी रिपोर्ट के आधार पर काम चलेगा। तो फिलहाल में ये रिपोर्ट के कुछ हिस्से देख लें। तो 15वां वित्त आयोग है वर्टिकल डिवोल्यूशन। 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% करने की सिफारिश की गई, जो पहले 42% थी। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निर्माण के कारण हुआ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है इसने कहा था कि 100% की अगर कमाई होती है राज्य और केंद्र दोनों की मिलाकर, तो इनमें से राज्यों को हिस्सा 41% दे दिया जाए। ठीक, पहले की बात करें जो 14वां वित्त आयोग था उसने कहा था ये 42%। अब आप पूछेंगे कि सर ये 1% कम क्यों किया? 1% कम इसलिए किया क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, और जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उनके डेवलपमेंट की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है केंद्र सरकार की। ठीक है, तो केंद्र सरकार को और ज्यादा पैसा चाहिए, तो 1% कम कर दिया इसलिए। ठीक है, अब देख लो, ये तो वर्टिकल बंटवारा था। वर्टिकल का मतलब है कि राज्य और केंद्र के बीच में। अब हॉरिजेंटल जो होगा, क्षैतिज होगा, वो राज्यों के बीच में होगा, बहुत सारे राज्यों, यानी कि जो 41% है इसको अलग अलग राज्यों को कितना कितना दिया जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ आधार है, जैसे कि जनसांख्यिकीय आधार है, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5% मिलेगा। आय है उसके हिसाब से 45%, मतलब गरीब है तो ज़्यादा मिलेगा, अमीर है तो कम मिलेगा। जनसंख्या और क्षेत्र का आधार है 15%, जनसंख्या ज़्यादा है तो 15%, मतलब ठीक है ना, जितनी है जितनी नहीं है। वन एवं पारिस्थितिकी के आधार पर 10% मिलेगा। कर और वित्तीय प्रयास अच्छे किए तो 2.5% इस पर मिलेगा। ठीक है, राज्यों को अनुदान की बात करें, आयोग ने लगभग अनुशंसा की है और 5 साल की अवधि में $3 ट्रिलियन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इसमें कुछ चीज़ें हैं। स्वास्थ्य अनुदान दिया जाए, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र ग्रामीण व्यवस्था, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है कि 41% की बात की गई राज्यों को देने के लिए 2021 से 26 के लिए, पहले 42% था, 1% कम इन दोनों के लिए हुआ। ठीक है, अब जो आपको हॉरिजेंटल बंटवारा है उसमें आधार देखिए, जनसांख्यिकीय जो प्रदर्शन है वो 12.5% दिया जाएगा। आय के हिसाब से 45%, जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से 15%, वन और पारिस्थितिकी के हिसाब से 10%, और वित्तीय प्रयासों के लिए 2.5% दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अब देख लेना।
आशा करते हैं कि क्लास पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।